गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राजेंद्र आप सभी का राजेंद्र मैथ्स एकेडमी पे वेलकम करता हूं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड एंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले थे हम। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ड्राइव होंगे, बहुत स्पीड वाली चीज़ें भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम में बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं और कम से कम समय में। तो देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, बट जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अप्रोचेस सीखेंगे जिससे कि हमारा समय कम से कम लगे एग्जाम में। आज हो सकता है आपको प्रत्येक क्वेश्चन करने में मैं आपका 4 से 5 मिनट या इससे भी ज्यादा हर एक क्वेश्चन को समझाने में ले लूं। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, उन क्वेश्चंस को मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम एग्जाम में सोच सकते थे और एग्जाम में हम कम से कम समय में कैसे इनके साथ डील कर सकते थे। ठीक है, तो जो कुछ मैं जानता हूं कि जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को कम से कम समय में सोल्व करें, या फिर क्या हमारी बेस्ट टेक्निक है यूज करने की, कब हमें ट्रिक्स यूज करनी है, कब हमें कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, कब हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना है क्वेश्चंस के उत्तर तक पहुंचने में। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अगर आप लास्ट तक ये क्लास देखते हैं तो ही आपको ये समझ आएगा कि इस तरीके से क्या हम बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस के उत्तर तक पहुंच पाते थे चक्रवृद्धि ब्याज, जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की आवश्यकता थी, आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहां से देखिए आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बनना शुरू होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आप बिना कुछ लिखे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को देख कर ही आंसर कर सकते हैं। तो वो सब तभी सीख पाओगे जब आपका खुद का थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग या थोड़ा सा लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप होगा। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं ना ही तो किसी कॉन्सेप्ट को, ना ही किसी ट्रिक को, ना ही किसी कन्वेंशनल मेथड को डिस्कस करने वाला। मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस पे काम करने वाला हूं। और आज की इस क्लास में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको उत्तर तक पहुंचा दूं। ठीक है, क्या तरीका रहेगा उत्तर तक जाने का और क्या क्या चीजें हम सोच सकते थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है, वह धन राशि क्या है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये चीज मिल गई कि आपको रेट मिली है कितनी, 8%, और टाइम आपके पास 2 वर्ष, और आपके पास जो राशि मिली है आपको वो मिली है 5832, यानी इसमें आपके पास मूलधन भी है और इसमें आपके पास ब्याज भी है, यानी ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है टोटल। ठीक है, जो आपको 5832 रुपए मिला है। तो अब आप क्या करने वाले हैं इसके लिए, देखिए सबसे पहले या तो आप पहला प्रोसेस ये है कि मैं जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखूंगा तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा। ठीक है, बाय ऑप्शन। हालांकि मुझे कन्वेंशनल मेथड आता है, मैं आपको सिखा भी सकता हूँ। ठीक है, बाय ऑप्शन अगर मैं जा रहा हूं तो मैं बाय ऑप्शन इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे 2 से 3 सेकंड में आंसर चाहिए। तो देखिए मैं आंसर थोड़ा सा कैलकुलेशन को मैं फास्ट करूंगा। अगर ऑप्शन नंबर ए लेता हूं मैं 5000, तो 5000 का 8% कितना होता है बताइए आप, 400। दूसरे वर्ष भी कितना लगेगा, 400, यानी 800 तो हो गया। अब 400 का 8% कितना होता है, 8 गुणा 4 32। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें 5000 आपका मूलधन रहा होगा और 832 आपका मिश्रधन बन गया जो बन रहा है, यानी मैं मात्र 5 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन था इसका मात्र 5 सेकंड में मैं आंसर बना चुका हूं। हालांकि अब मुझे करना क्या है, अगर मैं कॉन्सेप्ट से समझू इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअली यानी ट्रेडिशनल मेथड जो आप यूज करते हैं उससे करूं, तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी बराबर ए, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ यहाँ पर। जो 8% है ना, 8% को अगर आप कन्वर्ट करते हैं रेशियो फॉर्म में तो 2/25 बनता है, यानी 25 अगर मूलधन है तो 2 रुपए क्या है, ब्याज है। तो मिश्रधन कितना बना, 27। तो आप यहां से देखेंगे 27 का मान कितना है, 58, नहीं साधारण ब्याज नहीं है, आप ये समझना साधारण ब्याज नहीं है। तो आप ये समझेंगे कि 27 बन रहा है। ठीक है, हर वर्ष 27 बनता है। तो आप क्या कर रहे हो, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, आज ये 25 है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 27। फिर से ये 25:27 बनने वाला है। ठीक है, और ये इस तरीके से 2 वर्ष में कितना बन जा रहा है, 5 8 3 2 ऐसे बन जा रहा है। अगर आप 27 को और 27 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 729। 729 को 8 से गुणा करेंगे तो 5832 आएगा। ठीक है, यानी 8 बार।
25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना 625, 625 को 8 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में आपको मिल जाएगा 25 गुणा 8 बराबर 5000। तो ये आपका रहा कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है ऐसे लिखने में ही आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड का समय लग जाएगा, ठीक है, जब तक सजाएंगे, फिर काट के आपको गुणा भी करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जब भी ब्याज के क्वेश्चंस आप करो कम से कम तो एक बार ऑप्शंस पर देख लो, और अगर थोड़ा सा भी आपको कैलकुलेशन आता है ना तो मैं कहता हूं 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है, उस धनराशि का उतनी समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपने क्या कहा कि मेरे पास साधारण ब्याज है 80 रुपए, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो क्या 1 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है क्या? तो मैं इसको जैसे आपको यहाँ बांट के दिखाता था, ये मेरा साधारण ब्याज है, यहाँ पर मूलधन था कोई भी, ठीक है। इस मूलधन पर मुझे पहले वर्ष में मिला ए और दूसरे वर्ष में भी कितना मिला ए समान क्यों है? क्योंकि मूलधन हमेशा साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है और वो हमेशा हर वर्ष समान होता है। तो आप बताइए यहाँ अगर 2 वर्ष का टोटल 80 है तो ये 40 मिला होगा और यहाँ भी 40 मिला होगा, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में इस 40 पर भी तो ये 4% मिला होगा। ये 4% कितना होता है, 1.6 होता है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे 40 प्लस 1.6 और जोड़ दोगे तो 81.6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? तो देखिए अब की बार क्या कर रहे हैं हम, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई और एसआई का अंतर देख रहे हैं। तो अंतर क्या होगा कि देखिए एक बार तो ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ गया था और एक बार ब्याज नहीं लगा था, सिंपल मूलधन पर ब्याज मिला था। तो अब इस बार जो अंतर बनेगा ना, वो अंतर क्या बनेगा, देखिए अब सपोज करिए कि आपने इस साल किसी को उधार दिया, अगले वर्ष उस पर एक ब्याज लिया, ठीक है। तो अभी तक पहले यानी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोले या फिर साधारण ब्याज बोले कोई डिफरेंस नहीं होता, बट 2 वर्ष के लिए यहां पर डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले मुझे ऐसे एक एरो बनाना था जो मैं पहली क्लास में कर चुका हूं। इसी तरीके से ये मेरा साधारण ब्याज है पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, और यहां पर मेरा मूलधन लिखना है मुझे। मैंने क्या बोला है, यहाँ पर रेट कितनी है 4%, तो 4% को मैं लिख दूंगा 1/25। और मैं आपको ये बता दूं कि 1/25 में बदलते ही आप ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 25, इसको आप हमेशा मानेंगे प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और ऊपर न्यूमरेटर जो वैल्यू रहेगी इसको आप हमेशा इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि 25 पर 1 रुपए ब्याज मिले या 4% मतलब 100 पर 4 रुपए ब्याज के मिले, एक ही बात है। और इस बात को आप यूज करें यहाँ पे। देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता तो अंतर नहीं बनता, यानी आपके पास ए और ए कितने ए मिलते हैं, 2 ए। ऐसा ही कितना है आपका, यहाँ देखिए ऐसा ही है आपका a प्लस ए कितना 2a ये वाला। लेकिन CI कितना है आपका, CI है आपका 2a प्लस 1b। तो यहाँ पर अगर इसमें से CI में से आपको अगर SI घटाना पड़े तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 2a तो SI भी है और 2a CI में भी है, तो ये तो घट जाएगा और बचेगा जो एक्स्ट्रा क्या बचेगा, वो B बचेगा। यानी मेरे पास जो अंतर है वो ये B है। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। आपके पास जैसे ही 4% आपको मिली है रेट, इसको आप कन्वर्ट करो सबसे पहले फ्रैक्शन में, और कन्वर्ट करते ही जो न्यूमरेटर है उसको यहाँ लिखो नीचे लास्ट वाला ब्याज। यानी अगर मान लो 25 पर 1 रुपए ब्याज मिला है, तो अगर ये 1 है तो फिर ये यहाँ पर पहले वर्ष के अंत में 25 रुपए ब्याज के थे। ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यानी 25 पर 1 रुपए ब्याज का मिला, यानी ये 1/25 है। 4% का मतलब जो हम कहते हैं, ये 25 भी यहां पर जो था ये मूलधन का 1/25 होकर आया है, ये बात आप जानते हो। तो यहां पर ये वाली रकम कितनी होगी, ये होगी आपकी 625, ठीक है। 625 का 1/25 किया 25 मिला, 25 का 1/25 किया 1 मिला, और इस 1 की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है। तो भैया 625 को 4 से गुणा करके 2500 आंसर करेंगे आप किसका, मूलधन, वह धनराशि कितनी होगी। तो ए ऑप्शन आप आंसर कर देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 50 रुपए है तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ए
और बी 12.5 जो % होता है उसको हम लिखते हैं 1/8। मैं कह रहा हूं इसको 1 लिखो, इसको लिखो 8, इसको भी लिख दो 8, क्योंकि 8 का 1/8 होकर आया होगा यहाँ पर एक, तो ये 8 भी किसी का 1/8 है, और वो कौन सी संख्या है? 64 है। कहता है अंतर, देखो ये जो 8 और 8 16 रुपए तो साधारण ब्याज भी मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 17, यानी एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वही अंतर कितना है आपका? 50 है। एक का मान अगर 50 रुपए है तो 64 का मान कितना होगा? 50 से गुणा करो और आंसर करो 3200 रुपए। ठीक है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आप आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब 3 वर्ष पे हम जंप कर रहे हैं, यानी पिछली क्लास थी, कुछ आज के 4 क्वेश्चन हमने शामिल करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे बात की है सबसे पहले, और उसके अलावा हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों के अंतर के बारे में बात की है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वो चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपने वो चीजें नहीं देखी हैं तो फिर से आप प्लेलिस्ट में जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज के प्लेलिस्ट बना रखी है हमने चैनल पे, उसमें जाओ और उसमें पार्ट 1 देखो आप। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा, कोई अगर बात छूट रही है तो आपकी। बाकी अभी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना, और वो कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। सबसे पहले हम एक प्रोसेस यूज कर लेंगे ऐसे। 3 वर्ष के लिए हमने 3 एरो बनाने हैं, और वो क्यों बनाने हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, आराम से समझना इस बात को। पहले वर्ष के अंत में हमें इस प्रिंसिपल अमाउंट पर एक क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, वो मेरा मिलेगा 1 ए। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ष के अंत में, यहां पर दूसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा, मैं अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पर भी क्या चाहिए? ए, यानी ये दोनों अलग अलग रंग वाले ए की राशि समान रहेगी। बट एक और बात यहां से निकल के आती कि दूसरे वर्ष के अंत में मुझे इस ए पर भी ब्याज चाहिए, और उस ब्याज को मैं नाम दे देता हूं बी। यहां तक हम क्या करते थे? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते थे, लेकिन इस बार हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। तो इस 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? देखो, मैं एक काम करता हूं, या तीसरे वर्ष के अंत में जाता हूं। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड आप इस बात की टॉलरेट करो मुझे एक बार। मैं थोड़ा बेस्ट कलर लेके आता हूं। ठीक है, ये बेस्ट कलर है और इसको यूज कर लेते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में मुझे फिर से ए मिल गया, किस पर? प्रिंसिपल अमाउंट पर। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ किस पर मिला है? मूलधन पर। तीसरे वर्ष के अंत में मैंने मूलधन पर ले लिया ए। ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कहता हूं ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो क्या मैंने जो पहले वर्ष के अंत में ये जो ए है, इसके अंत में जो ब्याज मिला था, क्या मुझे उस पर भी ब्याज चाहिए? बिल्कुल चाहिए साहब, बी। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला था उसके ऊपर दूसरे वर्ष के अंत में तो ले चुके हम, लेकिन तीसरे वर्ष के अंत में भी लेंगे, एक बार ये मिलेगा। या फिर मोटे मोटे तौर पे आप ये देखिए, 1 2 3 ब्याज हो रखे हैं, तो ये तीनों भी तो मूलधन में जुड़ते हैं। इन तीनों का प्लस इस प्रिंसिपल अमाउंट का, चारों का मूलधन क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो इसका ब्याज तो मैंने ले लिया ए, इस ए का भी ब्याज ले लिया, अब इस ए का भी ब्याज चाहिए, ये ले लिया। और अब देखिए यहां से 2 वर्ष के अंत में जो ब्याज के ऊपर ब्याज ये वाला बी मिला था मुझे, इसके ऊपर भी क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, और इसको नाम दे देता हूं सी। अब बात समझना, पहले वर्ष के अंत में सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज मिलता है मुझे, और दूसरे वर्ष के अंत में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पर भी मिलता है तथा इस ए वाले ब्याज पर भी बी मिलता है। तो अब आपके पास टोटल अमाउंट कितने हो गए? प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, पहले वर्ष के अंत में ए हुआ, दूसरे वर्ष के अंत में ए हुआ, और ए पर ब्याज मिला हुआ बी मिला। तो इस तरीके से 2 ए और 1 बी, 3 तो ये वाले ब्याज हो गए आपके, और 1 रहा आपका मूलधन। तो टोटल ब्याज अब जो तीसरे वर्ष के अंत में मिलेगा, प्रिंसिपल पर भी मिलेगा, और तीनों ये जो ब्याज थे इन पर भी मिलेगा, बी, बी और सी। इस तरीके से 4 ब्याज जुड़ जाएंगे। कर क्या रहे हूं? वास्तव में हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ठीक है,
अमाउंट्स का मतलब जितनी भी राशि है उनका ब्रेक कर करके हम ब्याज ले रहे हैं, एक साथ नहीं ले रहे। तो देखिए किस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इस बात को, हम इसको 8000 को यहाँ रखते हैं, ठीक है, और हमने 3 एरो बना लेने ऐसे, ए ए ए, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। चलिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर यहाँ पे फॉर्म में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सिंपली तीनों का कितना परसेंट बोला है, 10%। 10% को हम 1/10 यानी 1/10 कहते हैं, 1/10 1/10 और 1/10 करके यहाँ पर आंसर कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये देखना था इसके नीचे एक बार बी यहाँ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ब्याज मिल रहा है ये, और एक बार अब देखो 1 2 3 तो 2 ए है तो आपके पास 2 बी और लिखने पड़ेंगे, 1 बी है तो 1 सी लिखना पड़ेगा। यानी अब आपको करना क्या है, देखिए 3 तो हो गए ए और 3 हो गए बी और 1 हो गया सी, ये बिल्कुल लिखना इसी क्रम में, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए ये वाला जहां पे मैं ये पॉइंटर घुमा रहा हूं ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है और ये पहले वर्ष का ब्याज है। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8000 का 1/10 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 800। तो ये 800 मिलेगा साधारण ब्याज तीनों वर्ष का। अब 800 का 1/10 यानी आप 10% करेंगे तो 80 80 और 80, और फिर इसका अगर आप 10% करेंगे 1/10 करेंगे तो ये कितना हुआ, 8। 1/10 करेंगे तो ये कितना हुआ, 8। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस सब को, ये वाले जितने भी आपके यहाँ पर जो ब्याज हैं इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज। 8 गुना 8 गुना 8 कितना हो गया, 2400 रुपए। 2400, 80 और 80 और 80, 2400, उसके बाद में 240 यानी 2400 प्लस 8, 80 को 3 बार जोड़ा गया तो ये हो गया आपका 240 और फिर उसके बाद में 8। इस तरीके से अगर आप जोड़ते हैं तो ये बना आपका 2648 और 2648 आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया आपको समझाने में। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, 8000 रखोगे, ठीक है, और गुणा करोगे, आप कितना परसेंट दिया हुआ था आपने, आपको पता है 10%, तो 10% है तो आप क्या करोगे, 3 वर्ष का है इसलिए 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और फिर उसके बाद आप इसमें से 8000 घटा देते तो भी आपका वही आता, क्योंकि 3 0 आप ये कैंसिल कर चुके हो। ये लो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331 और इसको आप 8 से गुणा करके अगर आप यहाँ से 8000 घटाते हैं तो देखिए यहाँ दोनों से, यहाँ से आप इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 24 4 आएगा, 24 और 2 26 आएगा और ये आएगा आपका 8। और इसमें से अगर आप 8000 कितना हो गया, ये 24 और 8 और ये 2 हो गया 26, थोड़ा सा गलती हो गया, 8 24 का 4 2 और 24 और 2 26 और 8 और 2 10, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, तो 10,648 में से अगर आप 8000 घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 2648। तो ये भी आप लगा सकते थे जो फॉर्मूला था आपके पास, आप चाहें तो फॉर्मूला यूज करें, आप चाहें तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा यूज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं एक बार। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम कर रहे थे। 20,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए इस बार आपके पास 3 वर्ष नहीं है, 73 दिन है। ठीक है, तो 73 दिन का क्या मतलब होता है वो मैं समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20,000 रुपए उसका 2 वर्ष का ज्ञात कर लो। ठीक है, सिंपली कितना कर लो, 2 वर्ष का। तो 10% कितना होता है, 10% कितना होता है वो देखें आप, ए और बी आपको ज्ञात करना है। कितना होगा 10%, 2000 और इसका 10% होगा आपके पास, इसका 10% जो होगा आपके पास वो होगा 200। और इस तरीके से आपके पास जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज बन रहा है 2 और 2 4000 और 200 यानी 4200 रुपए ब्याज का बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 2 वर्ष के बाद आप चाहें तो 20,000 प्लस 4200 को एक साथ जोड़कर और उसका 1 साल का ब्याज निकाल दें, ये बेस्ट रहेगा हमेशा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। 2 वर्ष के बाद अगर जितने भी दिन का है तो आप इसको इसमें जोड़ लो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अब 20,000 में अगर मैं ये जोड़ दूं, नया मूलधन कितना बना लोगे आप, मूलधन कितना बना लोगे 20,000, मैं सिखा रहा हूं आपको 4200 रुपए। ठीक है, और ये कितना बन गया
24,200, 24,200 रुपए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 24,200 को आपने क्या करना है, जो इसका 1 वर्ष का ब्याज निकालो आप 1/10। ठीक है, 24,200 का 1/10 तो ये हो गया आपका, लेकिन ये 1/10 तो पूरे 1 वर्ष का है, जबकि आपको निकालना कितने दिन का है, 73 दिन का, यानी ये पूरे 365 दिन का है। तो 73 दिन का निकालोगे तो 73 से गुणा कर दो और 365 का भाग दे दो। अब देखना ये 1 और ये बना 5। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट गया और 2420 में आप 5 का भाग दो तो कितना आएगा, 5 गुणा 4 20, फिर 4 बनेगा, 5 गुणा 8 40, फिर 2 बना 5 400, ये कितना बना, हाँ 84, 484। अब आपने ये देखा कि तीसरे वर्ष के अंत में जो आपको ब्याज मिला है वो 484 मिला है। कितना मिला है, 484। और 2 वर्ष के अंत में आपको जो ब्याज मिला था वो मिला था आपको कितना, 4200। तो टोटल जो ब्याज था वो आपका होगा 4200 प्लस 484, और इस तरीके से जो टोटल ब्याज बनेगा वो बनेगा 4684 रुपीज। ठीक है, ये वाला बनेगा। तो 4684 रुपीज मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 है, इतने ही समय पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या करोगे, 20% जब आपके पास लिखा हुआ है यहाँ, तो सॉरी 5% जब लिखा हुआ है तो सबसे पहले 5% को आप बनाओ, कितना बनेगा, 1/20। ठीक है, और 3 वर्ष की बात कर रहा है तो मुझे एरो बनाने ऐसे ए, ठीक है, बी और एक बार बी और फिर लास्ट में सी। आप यहां से स्टार्ट करना 1, ठीक है, फिर ये करना 20, ये करना 20 और इसको भी करना 20, फिर 20 के बाद में ये किसका 20 गुना था, 400 का 1/20 था। ठीक है, तो 400 लिखना यहाँ पर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लेता हूं। ये हुआ 400, फिर ये भी 400 और ये भी 400 और ये 400 का भी 20 गुना है, मतलब ये कितना है, 8000 है। ठीक है, इस तरीके से आपने लास्ट तक ये कर लेना है। और अब आप देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 252.20, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना आ रहा है वो ये देखो आप, ये आया 400 400 400 1200, 20 20 20 60 1260 और एक 1261, यानी ये 1261 की वैल्यू 252.2 है। अब देखिए एक संख्या देखना यहां से, इसको अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को हटाकर बटा 10 कर लूं तो अब ये 2522 बन रहा है, और ये 1261 का ये 2522 डबल है, तो 10 का भाग देगा तो ये पॉइंट लगेगा। यानी मतलब ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने आपको इस तरीके से बनाया कि यानी 1 का मान कितना है, 0.2 है, 1 का मान इतना है, फिर 8000 का मान कितना होगा। अब अगर मैं इसको देखिए, आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है, सॉरी, तो साधारण ब्याज तो आपका यही है। ठीक है, ये नीचे जो 20 और 20 और एक जो बन रहा है 61, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ने के लिए बना है। ठीक है, तो मैं जब आपको साधारण ब्याज की बात करूं तो वो साधारण ब्याज आपका बनेगा ये कौन सा, 1200। तो 1200 की वैल्यू क्या होगी, आपको 0.2 से गुणा करना है, और ये हो गया 12 गुणा 2 24, और 2 0 लिखकर एक पॉइंट लगाते हैं आप लास्ट डिजिट के से पहले, तो इसका मतलब आपके पास 240 रुपए जो होगा, बी ऑप्शन आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ पा रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कितने समय में 30,000 रुपए 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इस बात को ऐसे समझना कि मैं अगर 30,000 का 7% करूं तो कितना आएगा, सिंपल है, आप जब भी 30,000 का 7% करेंगे तो 2100 रुपए मिलेगा। ठीक है, दूसरे वर्ष फिर से करेंगे तो 2100 फिर से मिलेगा, यानी 4200 तो हो चुका है आपका। और अब यहां पर देखिए आपके पास 4347। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू करिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है। यानी आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको करोगे, मान लो अगर आपने ऐसे थोड़ा आइडिया लगाना, कॉन्सेप्ट तो आप कर ही लेंगे, कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी प्रकार की, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आप ऐसे आइडिया लगाना
कि 30,000, मान लो ये 30,000 है, ठीक है, और अगर मुझे इसका 7% करना है तो मैंने इसका 7% कितना कितना आया 2100, फिर मैंने इसका भी 7% कर दिया दूसरे वर्ष के लिए 2100, फिर मैंने इसका 7% किया तो अब इसका 7% होता है 147। ठीक, अब मैंने देखा 2100, 2100, 4200, 4300, 47, ये बन तो गया जो ये चाहिए था, कितना 4347, ये बन गया। मुझे तीसरे वर्ष पे जाना ही नहीं है तो मैं आंसर कर सकता हूँ कितना 2 वर्ष। हालांकि अगर आपको कॉन्सेप्ट से जाना है तो आप कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, सिंपल है 30,000, ठीक है, और ये 7% है तो आप लिखेंगे 107/100 की पावर t, ठीक है, और बराबर ये जो t है ये आप इसमें से ये जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये देखिए आप 34,347 ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से लेते हैं और कैसे सोल्व करेंगे इसको तो मैं आपको बता दूं, ये 3 से दोनों कटेंगे, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है, और ये किस तरीके से सोल्व होने वाला है वो आप बता दोगे कि यहाँ t का वैल्यू क्या आएगा। अगर आप चाहिए तो मैं आपको 1 मिनट में करके बताता हूँ। चलिए 3 से काटते हैं हम, ये बना आपका 10,000, और 3 से काटते हैं इसको 1 और फिर 1 और फिर ये बन जाएगा आपका 3 से काटते हैं तो 4 12 और फिर 1 फिर 3 गुणा 4 12 और 2 9, ये बन गया आपका 114/49। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि 107/100 की पावर t करो और बराबर ये करो आपके पास 114/49/10,000। ठीक है, अब आप खुद भी समझ रहे हैं 107 का स्क्वायर है ये, ठीक है, यानी 107/100 और यहाँ पर अगर t करोगे तो इसको आप थोड़ा सा आप समझिए, ये दोनों की दोनों स्क्वायर संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 107 और नीचे 10,000 जो है वो 100 का स्क्वायर है, यहाँ पर मैं 2 कर सकता हूँ। अब आप खुद देखिए जो t यहाँ पर जो बेस है दोनों का 107 है, इसका भी और इसका भी 107 है और 107/100 है, तो यहाँ जो t का मान है वो 2 रखा जा सकता है, यानी मैं आंसर क्या करूँगा 2 करूँगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका थोड़ा सा समय ज्यादा ले सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना कर दे सकता है, और हर किसी एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देखने मात्र से पता चल जाता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं था। ठीक है, कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 30 का 7% देकर 2100 2142 लगभग हम पहुंच गए, तो इसका मतलब 2 ही वर्ष आंसर होगा। लेट्स कंफर्म इट, और क्या कर रहे हो 2100 का 7% एक बार और कर रहे हो तो कितना है 147 को ऐड करते ही आपको जो अमाउंट मिलना था 4347 वो मिल चुका था, इसका मतलब आपका आंसर या सोचना बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम एक बार। यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास जो होगी वहां पे और भी काफी अलग अलग चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। आज फिर भी मैंने थोड़ा सा ये ध्यान रखा है कि कुछ चीजें समझाते हुए चलूं। तो अब यहां पर मैं फिर से आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप एक बार ये समझिए कि क्या आपके पास यहां पर 1 0 इसको हटा दो, 1 0 इसको हटा दो तो ये 1000 और ये 1331, क्या ये कोई क्यूब संख्या दिखती है? तो क्यूब संख्या है, अगर मान लो क्यूब संख्या है तो आप ये करते हो कि P1 + R। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं समझने का, जब एग्जाम में आंसर करते हैं यहां पर पावर t करते हैं यानी समय करते हैं पावर, तो पावर करने का मतलब जितनी संख्या है उसको अपने आप से गुणा करना। तो क्या ये दोनों की दोनों संख्या परफेक्ट क्यूब है यानी पूर्ण घन संख्या है? तो पूर्ण घन संख्या का मतलब यार t की जगह कितना रखा गया होगा, t की जगह कितना रखा गया होगा 3 रखा गया होगा, ये बात आपने समझा, और t की जगह 3 रखा गया होगा। यहां पर दर अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक का मतलब मैं क्या आपको समझा दूं, कोई अलग से चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दर का कि अर्धवार्षिक है तो क्या करें। अर्धवार्षिक मतलब एक वर्ष में आधा, यानी हर आधे वर्ष में 6 महीने बाद, यानी प्रत्येक 6 महीने बाद हम हिसाब कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरी दर 20% है, ठीक है, अगर 20% है ना दर, तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा और छमाही दर कितनी बन जाएगी 10%, रेट बनेगी कितनी 10% बन जाएगी। पूरे 12 महीने के लिए 20% है तो 6 महीने में अर्धवार्षिक की अगर हिसाब कर रहा हूं मैं तो कितनी दर लगानी पड़ेगी मुझे 10%, आधी दर लगाऊंगा। अब उसके बाद कह रहा है समय
तो समय कितना होना चाहिए, आपने यहां से देखा कि यार टाइम आपने 3 गुना किया है तब आपको ये क्यूब संख्याएं मिली होंगी, ऐसा आपने सोचा। ठीक है, तो 3 किसका किया होगा आपने, 1.5 वर्ष का ही तो किया होगा। यानी आप आंसर कुछ भी बिना लिखे आंसर कर सकते थे। 1000 और 13 31 देखते 10 और 11 की क्यूब थी। ठीक है, मतलब आपने क्या समझा कि क्यूब किया गया है, इसका मतलब क्यूब 3 वर्ष चाहिएगा। 3 वर्ष किसका बना होगा, अर्धवार्षिक में किसका बना होगा, तो 1.5 वर्ष का बना होगा। मैं कुछ बात समझाना नहीं चाहता यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन बातों को और अच्छे से सीखने वाले हैं, तो आप इस बात को समझिए। चलिए, अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, वो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 92 हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो आपको ये बात समझनी है यहाँ पे कि यार आपने बोला अर्धवार्षिक संयोजित होती है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 8,000 है और दूसरा अमाउंट है 9216, ठीक है, और ये मेरे पास 20 की क्यूब है और ये मेरे पास किसकी क्यूब है, 21 की। और यहाँ पर जो रेट है मेरे पास, रेट जो है मेरे पास, ये रेट है 10%, तो इसका मैं आधा कर लूंगा 5%। 5% का मतलब 1/20, तो 20 पर 1 जुड़कर 21 बन गया होगा ना। आज अगर 20 है तो अगले साल कितना होना है, 21 होना है, और ये 3 वर्ष में 9216 बन गया होगा, कितने से, 8,000 से। खैर ये जो रेशियो है यहाँ पर, ठीक है, 3 वर्ष का और मूलधन का जो रेशियो है, मतलब मिश्र धन का मूलधन के साथ जो रेशियो है, इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा हिंट के रूप में समझिए कि 20 का क्यूब किया गया है या 21 का क्यूब किया गया है, ये क्यूब करके गए होंगे यहाँ पर संख्याएं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो टाइम लिया होगा ना, वो टाइम कितना होगा, 3 में आधा कर लोगे आप। 3 क्यूब किया है तो इसका मतलब 1.5 वर्ष ही लिया होगा आपने। तो फिर से आप आंसर क्यूब संख्याएं देखते ही, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको, क्या परफेक्ट क्यूब संख्याएं हम नहीं पहचान सकते, 20 की, 15 की, ठीक है, या फिर 10 की, तो उनको आप इसी तरीके से यूज करने वाले हो। 8,09216 देखते ही आपने ये समझना था कि क्यूब हो गया, मतलब 3 वर्ष लगाया गया है। 3 वर्ष कब लगा होगा, जब 1.5 वर्ष होगा, क्योंकि आपने दर को आधी करना था और समय को 2 गुना करना था, तो 1.5 वर्ष उसने बोला होगा। 1.5 वर्ष में आपने कितनी बार हिसाब किया होगा, 3 वर्ष बार, 3 बार हिसाब कर लिया होगा प्रत्येक 6 महीने बाद। खैर, बी ऑप्शन के बाद में ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपकी काफ़ी अच्छी रही होगी और बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले थे आज की क्लास से। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम जब भी क्लास करेंगे कुछ और भी शानदार कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो आप तब तक के लिए मैं टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए अगली क्लास तक।